Hello students, good morning. My name is Ankit and welcome to रसायन विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कहानी में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटम है उसके बारे में सबसे पहला डिस्कशन 400 बीसी में स्टार्ट हो गया था। 400 बीसी में कुछ फिलोसोफर थे, जिनमें से एक इंडियन फिलोसोफर थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद और ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। तो दोनों ने लगभग एटम के बारे में एक जैसी बातें बताई। दोनों का कहना था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, एटम जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब एटम इंडिविजुअल का मतलब कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब कि सर एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना ही एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये सारी बातें हमारी हिस्ट्री मानती थी। और ग्रीक लैंग्वेज में कोई भी अगर स्पीसीज ऐसी है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती या इंडिविजुअल नेचर रखती है, उसको एटोमिया कहते हैं और इसी बिहाफ पर उनको नाम मिला एटम। तो एटम को नॉमिनेट इस तरीके से किया गया है। अब क्या हुआ बेटा जी कि जब बहुत सारे साल बीत गए, मतलब 400 बीसी से सीधे हम 18th सेंचुरी पर आए। 18th सेंचुरी में सबसे पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने एटम को एक्सप्लेन करा और एटम की रिगार्डिंग एक पूरी थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी में डाल्टन सर ने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे और उन पॉस्टुलेट्स के अंदर उन्होंने हिस्ट्री को अप्रिशिएट करा था, हिस्ट्री को फॉलो किया था कि हिस्ट्री में जो बातें कही गई हैं वो ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डाल्टन भी ये मानते थे कि एटम इंडिविजुअल है, एटम इंडिस्ट्रक्टिबल, और भी पॉस्टुलेट्स दिए थे इन्होंने। तो 18th सेंचुरी में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी और लोगों ने इन्हें भी स्टार्टिंग में अप्रिशिएट किया जब लोगों को पता ही नहीं था एटम के बारे में। लेकिन जैसे जैसे आपने 18th सेंचुरी के एंड में पहुंचे और 19th सेंचुरी जन्म लेना स्टार्ट कर रही थी, उस बीच एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब लोगों ने उस डिस्कवरी से जाना कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर छोटी छोटी सी सब एटॉमिक यूनिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ध्यान से देखिए, अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं आज के टाइम में, तो हम जानते हैं कि सर एक एटम के पास मैक्सिमम 34 सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं। मैक्सिमम 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। लेकिन स्टिल हमारा जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आसपास घूमता रहता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा स्टेबल है। जो चीजें जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उनका एग्जिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आसपास घूमते रहते हैं। तो अब हम एक एक करके सारी कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा होने वाला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली कहानी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जब भी दिमाग में आता है तो हमें थॉमसन सर याद आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन सर ने करी थी। लेकिन सारा का सारा कंट्रीब्यूशन आप उनको नहीं दे सकते, और भी लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको उनका कंट्रीब्यूशन भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में आया कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सारी कहानी बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आप देखिए इसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा जी माइकल फैराडे सर आए, और माइकल फैराडे उस टाइम के बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग इनकी, क्योंकि बहुत महान थे।
माइकल फैराडे एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे जो था इलेक्ट्रोलिसिस। किस पे काम कर रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो ध्यान से देखो, आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर लिया और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक इनर्ट मेटल की रॉड बनाई, उसका इलेक्ट्रोड बनाया और इसके सॉल्यूशन के अंदर हमने उसे डिप कर दिया। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया? उसे डिप कर दिया। ध्यान से देखना। और इन इलेक्ट्रोड को बेटा जी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। और ये जो आपने सॉल्यूशन लिया था बेटा जी, ये मॉल्टन NaCl लिया हमने। मॉल्टन NaCl का मतलब कि NaCl लिया, उसे मेल्ट कर दिया, मतलब उसको लिक्विड स्टेट में ले गए टेम्परेचर पे। और लिक्विड स्टेट में ले जाने का मतलब सर, जो पहले Na+Cl नेगेटिव एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, आपने उनको टेम्परेचर देके दूर दूर कर दिया। मतलब Na+ थोड़ा फ्री हो गया, Cl नेगेटिव भी थोड़ा सा फ्री हो गया लिक्विड स्टेट में। अब उन्होंने क्या करा फैराडे सर ने, सर जैसे ही फैराडे सर ने बैटरी ऑन करी, बैटरी ऑन करती उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उनका रिजल्ट क्या था कि सर ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड हमें दिखाई दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जाकर बेटा जी, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जाकर सोडियम जाके डिपॉजिट होने लगा। और इसकी सरफेस पर जाकर, अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस पर जाकर यहां पर क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगी। समझ लो, एक तरफ क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगी, एक तरफ सोडियम डिपॉजिट होने लगा, कुछ इस तरीके की कहानी चलने लगी। अब यहां से एक बार मैं आपके सामने रिजल्ट लिख देता हूं कि सर फैराडे सर ने क्या रिजल्ट देखा कि द डिपोजिशन and liberation of electrolytic ions at the surface of the electrode, मतलब इलेक्ट्रोड की सरफेस पर जाकर सोडियम डिपॉजिट हुआ, क्लोरीन लिबरेट हुई। अच्छा, यहां से ये एक और बात इन्होंने बताई लोगों को कि सर मैं इस बैटरी से जितना ज्यादा करंट दे रहा हूं, इस बैटरी से जितना ज्यादा चार्ज दे रहा हूं, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट हो रहा है इन सब्सटेंसेस का। मतलब कि मास जो डिपॉजिट हो रहा है इन सब्सटेंसेस का या लिबरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। आप बैटरी के थ्रू जितना ज्यादा चार्ज दोगे, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा इन सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पर। ध्यान से समझो। अब यहां देखो कि ये सारा ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट देख रहे थे जिनका नाम था G.J. स्टोनी। सारी कहानी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी G.J. स्टोनी ने। और G.J. स्टोनी ने एक बात कही फैराडे के कान में। उन्होंने कहा कि सर देयर मस्ट बी अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट जरूर है जो कहीं ना कहीं एटम को एसोसिएट कर रही है, अपने पास बुला रही है, कुछ ना कुछ एटम का मूवमेंट हो रहा है। आप देखो सोडियम, ये जो मॉल्टन NaCl आपने लिया है, इसके अंदर Na+ है, इसके अंदर Cl नेगेटिव है। भाई क्या लेने गए इलेक्ट्रोड के पास? किसी न किसी लालच में गए। अब वो लालच क्या है, उसी को उन्होंने कह दिया कि सर इलेक्ट्रिसिटी के पास कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट जरूर है, एंड दैट फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा उसी फंडामेंटल यूनिट को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का नॉमिनेशन जो है वो G.J. स्टोनी सर ने किया था। क्या कहा उन्होंने कि सर देयर मस्ट बी अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ फंडामेंtal unit of electricity which associated with atom, जो एटम के साथ एसोसिएट करती है, associated with atom। बहुत ध्यान से देखो।
वही फंडामेंटल यूनिट, ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इसी फंडामेंटल यूनिट को नाम क्या मिला? इसी को नाम मिला था बेटा जी इलेक्ट्रॉन। इसी को नाम क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सर ये जो एटम एसोसिएट कर रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं, इनके कोई ना कोई लालच है, और वो लालच है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, अब हमें ये जानना है। और इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कि सर हम जानना चाहते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जानना चाहते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि सर इलेक्ट्रॉन का नेचर होता कैसा है। और इलेक्ट्रॉन के नेचर को समझाया जे थॉमसन ने। इसीलिए जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम सारा क्रेडिट किसको देते हैं? जे थॉमसन को, बिकॉज थॉमसन सर ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है। थॉमसन सर ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर और भी लोग पहले काम कर चुके थे बेटा जी, है ना। विलियम क्रूक्स एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब पर काम करा था, लेकिन वो कुछ बहुत सारी बातें एटम के बारे में नहीं बता पाए थे। अब थॉमसन सर ने क्या करा? एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। उसमें क्या करा? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। ध्यान से देखना, डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब आप सबने देखी है। आप घर, आपके सबके घर में CFL होता है। CFL डिस्चार्ज ट्यूब का एग्जांपल है, तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए याद है। उन्होंने क्या करा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी, और इस ट्यूब के अंदर उन्होंने बेटा जी 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ट्यूब के अंदर क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को बेटा जी उन्होंने एक बहुत हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। दोनों को उन्होंने एक बहुत हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बहुत हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और इस वोल्टेज बैटरी कितने वोल्टेज की थी? ये सर 10,000 वोल्ट की बैटरी थी। 10,000 वोल्ट की बैटरी, क्लियर है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया। यहां पर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया, और एक और काम करा उन्होंने कि सर ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड जो लग रहा है, इस इलेक्ट्रोड के पीछे ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रीन हमारे पास है, इस स्क्रीन पर बेटा जी उन्होंने फ्लूरोसेंट मटेरियल लगाया। एक फ्लूरोसेंट मटेरियल लगाया, और वो फ्लूरोसेंट मटेरियल था बेटा जी जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की एक लेयर उन्होंने बना दी उस स्क्रीन पर पीछे। क्या समझा? और अब उन्होंने करा क्या कि सर इस वैक्यूम पंप से पहले जितनी भी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस थी, पहले उनको सबको बाहर निकाला, वैक्यूम क्रिएट करा। और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद एट लो प्रेशर पर उन्होंने अपनी मर्जी से एक गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिट कर दी। हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, कुछ भी ले सकते हो, क्लियर है। तो यहां पे उन्होंने क्या करी कि कुछ गैस ले ली, लेकिन क्लियर क्या करा कि सर ये जो गैस है ये बहुत लो प्रेशर पे ली उन्होंने, बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे। पहले मैं आपको 2 बातें समझाता हूं कि सर इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि इतनी हाई वोल्टेज बैटरी लेने का क्या रीजन है, इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज बैटरी क्यों ली, और दूसरी बात कि सर लो प्रेशर क्यों मेंटेन कर रहे हो आप, एट लो प्रेशर आप गैस को इतने लो प्रेशर के साथ क्यों फिल कर रहे हो इसके अंदर। पहले हम ये 2 बात जानते हैं, ठीक है। ये 2 बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की कहानी इसमें समझेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले कि सर हाई वोल्टेज ट्यूब है। इन्होंने कहा कि सर आप मान लीजिए आपके पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, उस गैस का जो एटम होगा, अभी तो आपको पता है ना कैसा होता है कि कुछ इस तरीके की कहानी होती है। मान लीजिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उन्होंने कहा कि सर अगर आप यहां पर मान लीजिए एक प्लेट आपने यहां लगाई और एक प्लेट आपने यहां पे लगा दी, मान लीजिए ये नेगेटिव प्लेट थी और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। ध्यान से देखो, एक नेगेटिव प्लेट है आपके पास और एक पॉजिटिव प्लेट है।
अगर आप ये जो नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट करा होगा, मैंने क्या करा है, किसी बैटरी से इनको कनेक्ट करा है। अगर मैं इस बैटरी पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत पावरफुल बनेगा और ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पे पॉजिटिवली चार्ज बहुत इंटेंस आएगा। अब हमें करना क्या है कि सर मुझे ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में पहले से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ के जाए तो ऑब्वियस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब इस पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर यहां पर मूव करेगा। तो आपसे पूछे कि हाई वोल्टेज क्यों लिए, तो आप कहना कि सर ईज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सर इलेक्ट्रॉन एटम में से आराम से निकल जाए, इसलिए बहुत हाई वोल्टेज बैटरी लेंगे। दूसरी बात कि सर इतना लो प्रेशर क्यों मेंटेन करा आपने, तो लो प्रेशर का रीजन उन्होंने दिया कि सर अगर आप बहुत हाई प्रेशर मेंटेन करोगे तो वहां पे गैस के पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत पास पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उनसे ही कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा या गैसेस ही आपस में कोलाइड करती रहेंगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कर सकता है भीड़ भाड़ में वो आपको नहीं दिखा पाएगा अपनी कैपेबिलिटी कि वो क्या क्या कर सकता है। तो एट लो प्रेशर पे लेंगे, गैस दूर दूर होंगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके पास इतनी जगह होगी कि वो अपनी सारी काबिलियत दिखा सकता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो यहां पे एट लो प्रेशर मेंटेन करने का है कि टू प्रिवेंट द कॉलिजन, कि टकराए नहीं आपस में, टू प्रिवेंट द कॉलिजन, कि सर आपस में नहीं टकरानी चाहिए, उसको रोकने के लिए हमने उसके अंदर लो प्रेशर मेंटेन कर दिया। तीसरी बात की सर यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट आपने मटेरियल लगाया है या फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिए, इसका क्या रीजन है। अब आप मान लो कि कोई बहुत छोटी सी स्पीसीज आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम ये आपको दिखाई तो देते नहीं, अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल के पास इतनी अच्छी टेंडेंसी होती है कि उन पर अगर कोई छोटा सा पार्टिकल भी जाके स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ आया है। जैसे आप देखते हो कि रात में जब हम रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारे रास्तों में जो बोर्ड होते हैं वो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा के रखते हैं, जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है, लाइट के छोटे छोटे से पार्टिकल्स पड़ते हैं, तो पार्टिकल्स जैसे स्ट्राइक करते हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, तभी आपको लगता है कि उसमें लाइट जल रही है ना। तो फ्लोरोसेंट वहां पर हम मटेरियल लगाते हैं, तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का एडवांटेजेस है, ये फंक्शन रहेगा। अब देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहां से बेटा जी बैटरी ऑन करी, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया और ये इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव हो गया। उन्होंने क्या करा कि जैसे ही बैटरी ऑन करी, बैटरी ऑन करते इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखा क्या गया कि सर ये वाली जो स्क्रीन थी, ये वाली स्क्रीन ग्लो करनी स्टार्ट कर रही थी। जैसे ही बैटरी ऑन करी, बैटरी ऑन करते ही ये वाली स्क्रीन क्या कर रही थी, ग्लो करना स्टार्ट कर रही थी, ग्लो कर रही थी, कलर चेंज कर रही थी, मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। क्या आ रहा है, कैसा है वो ये भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है जो स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, ये तो क्लियर है। और आप एक बात जानते हो कि सर अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टिकल है ना, अब हमें उस पार्टिकल के बारे में जानना है। तो फैराडे ने क्या करा, सॉरी थॉमसन सर ने क्या करा, थॉमसन सर ने क्या करा, यहां बहुत ध्यान से देखना कि थॉमसन सर के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, थॉमसन सर की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी उन्होंने, और उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन्स क्या क्या निकले, उन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकले ये हम देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या क्या निकले, लाइन अच्छी से खींच लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकले ये हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या करा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या करा, यहां देखो ध्यान से। उन्होंने क्या करा कि सर यहां पर बीच में इसके इन्होंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। जनरली आप टॉर्च देखो, आप टॉर्च से रिलेट करो, आपने एक टॉर्च ली, रूम में दे रहा है एक टॉर्च लेना, और टॉर्च लेने के बाद आप क्या करना, मान लीजिए जैसे स्क्रीन है कहीं भी,
आप जैसे ही टॉर्च लोगे, मान लो आपने इस पे टॉर्च मारनी स्टार्ट करी हाथ पे अपने, तो आप टॉर्च मारोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर पीछे एक शेडो बन जाएगी हाथ की। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप टॉर्च से पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा रहे हो तो वो पार्टिकल या तो इधर से निकल के जा रहा है, या इधर से निकल के जा रहा है, या इधर से निकल के जा रहा है, या इधर से, मतलब यहां से नहीं जा रहा ना, यहां से टकरा के तो वापस आ रहे हो। तो ये जो पार्टिकल इतनी जगह में जाके जो टकरा के वापस आ रहे हैं, उसकी लाइट तो आपको वहां दिखाई नहीं देगी, वहां पे अंधेरा होगा, तो उसी को तो हम शैडो कहते हैं। समझ रहे ना? तो इसका मतलब क्या है कि सर जो टॉर्च से पार्टिकल्स जा रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो घूम के जाते तो कभी शैडो नहीं बनती, घूम के चले जाते, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते, लेकिन वो सीधे जा रहे हैं, यहां जाएंगे टकरा के वापस आ जाएंगे, यहां वाला पीछे चला जाएगा तो आपको वहां लाइट दिखाई दे जाएगी। तो जितना बड़ा मेरा हाथ है इसकी शैडो एग्जैक्टली पीछे बन जाएगी। उसका रीजन ये कि सर जो पार्टिकल जा रहे हैं वो कहां जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में। बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने इसमें किया कि कैथोड रेज के ये जो रेज जा रही हैं इनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, बिकॉज ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी, इसलिए इनको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सर जो कैथोड रेज है हमारे पास, उस कैथोड रेज के बीच में जब इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसने उसकी शैडो कास्ट कर दी। और इसका मतलब क्या है कि सर ये जो कैथोड रेज जा रही हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तभी शैडो कास्ट हो रही है। अगर घूम फिर के जाती तो कभी कोई शैडो नहीं बनती। समझ रहे ना? आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, आप अपने रूम में अंधेरा कर लेना और टॉर्च मार के देखना, टॉर्च अपने हाथ पे मारोगे आपके हाथ की शैडो पीछे बन जाएगी। इसका मतलब कि टॉर्च से जो पार्टिकल्स जा रही हैं, जो रेज जा रही हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, इसीलिए शैडो बन रही है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन फैराडे सर का क्या था, सबसे पहला कि कास्ट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, कास्ट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि सर कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जरा जानते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखो, यहां देखो, दूसरे ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या करा बेटा, यहां पर एक पैडल व्हील लगा दिया, एक लाइट वेटेड पैडल व्हील लगाया। पैडल व्हील आपने देखा होगा ना, जनरली मान लो घूमने वाली कोई भी चीज, और बहुत हल्का सा, बचपन में वो घूमते थे ना, एक उस पे पंख से लगे होते थे, उसे पकड़ के हम ऐसे भागते थे, हवा के साथ वो घूमने लगता था। ऐसा ही बहुत हल्का सा पैडल व्हील लिया और उस पैडल व्हील को बेटा जी इन्होंने इस कैथोड रेज के रास्ते में लगा दिया। जैसे ही बैटरी ऑन करी वो पैडल व्हील रोटेट करने लगा। ध्यान से समझो, एक पैडल व्हील को कैथोड रेज के रास्ते में लगा दिया। अब जैसे आपने बैटरी ऑन करी, कैथोड रेज निकली और कैथोड रेज ने उनको क्या कर दिया, पैडल व्हील को घुमाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या समझे कि सर कैथोड रेज के पास कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, तभी वो किसी को घुमा पा रहा है। और जिसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसके पास अपना मास होता है। मतलब समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ मास है, समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ मास है। मतलब दूसरा इन्होंने क्या करा कि एक पैडल व्हील लगाया, है ना, मतलब पुट अ लाइट वेटेड पैडल व्हील, ये भी लिख लेते हैं, लाइट वेटेड पैडल व्हील, put light weighted paddle wheel in the direction of cathode rays। मतलब कैथोड रेज जहां से जा रही थी उसी डायरेक्शन में उन्होंने क्या रख दिया, कैथोड रेज की डायरेक्शन में उन्होंने एक लाइट वेटेड पैडल व्हील लगा दिया। और क्या देखा कि सर ये पैडल व्हील क्या हो रहा था, इट रोटेट, ये घूम रहा था। और इससे कंक्लूजन क्या निकला कि सर कैथोड रेज हैज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनके पास अपनी कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। और जिसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है मतलब उसके पास अपना कुछ मास भी है। मतलब समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। कितना होता है अभी कोई आइडिया नहीं, वो हम सीखेंगे, कितना होता है वो हम सीखेंगे, अभी हमें कोई आइडिया नहीं कि सर कितना है। तीसरा इन्होंने क्या करा कि अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो क्या देखा कि कैथोड रेज डेविएटेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। किस तरफ मूव करा वो? पॉजिटिव प्लेट। ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। उन्होंने क्या करा कि सर इसके रास्ते में यहां पर उन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मान लो इस तरीके से, और ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट थी, ये इसकी नेगेटिव प्लेट थी। हुआ क्या कि सर ये तो समझ में आ गया था कि ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करा, ये जो स्ट्रेट लाइन वाली रेस थी ये डेविएट हो गई, ये इस तरीके से डेविएट हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इस तरीके से डेविएट हो गई। मतलब इन्होंने एक बात का पता लगा लिया कि सर अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहा है, इसका मतलब कि इस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, अगर उसकी तरफ जा रहा है मतलब अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि इन कैथोड रेस के पास नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि सर जो कैथोड रेस आपके पास है, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है ये हमें नहीं पता, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिनके बिहाफ पे थॉमसन सर ने कंक्लूड भी करके उनको लोगों को बताया। इसके बाद एक दो बातें और भी उन्होंने डिस्कस करी कि सर द स्पीड ऑफ कैथोड रेज इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 होता है स्पीड ऑफ कैथोड रेज। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि सर अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालूं, तो उन्होंने क्या कहा कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। वो कैसा रहता है? कांस्टेंट। मतलब ये रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस कोई सी भी हो, डजंट मैटर, कोई भी गैस हो, बट उसके लिए कैथोड रेस के चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी एटम का हो, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, ऑक्सीजन का हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी एटम का हो, उसका चार्ज, उसका मास सेम ही रहता है। अगर वो चीजें सेम है तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई सी भी गैस भर दो, आपका मन है आप हाइड्रोजन गैस भर लो, तब भी चार्ज अपॉन मास का रेशियो फिक्स रहेगा। आपका मन है आपने हीलियम गैस भर ली, तब भी चार्ज अपॉन मास का रेशियो फिक्स रहेगा, बिकॉज हमारा लेना देना इलेक्ट्रॉन से है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस का हो उसका नेचर हमेशा सेम रहता है। तो ये बातें हमें कुछ याद